हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी सेल। जैसा कि मैंने आपको अपने वीकली प्लानर में बताया था कि वायरस की हम लाइफ साइकिल और क्लासिफिकेशन करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। और आप अगर क्वेश्चन आ गया ट्विस्ट करके बोर्ड में या नीट के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में बच्चों क्या होता है ना, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगर कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया, जरूरी नहीं है कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना, ठीक है, बुक में से ही आएगा, सिलेबस सारा बुक में से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, बट घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया तो आपको उसके बारे में सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों के लिए मैं वायरस की लाइफ साइकिल के बारे में, रिप्रोडक्शन कैसे करता है उसके बारे में उनको एक डिटेल्ड में वीडियो बना दूं। और साथ में जो बच्चे एमएलटी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, या जो अदर ग्रेजुएशन का कर रहे हैं और अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर आज का काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वायरस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पुराना वाला जो था वायरस इंट्रोडक्शन, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किया था, जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार जाके उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने दो चीज़ें निकल के आई थी मेन की। सबसे पहली बात की जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। वो सिर्फ लिविंग कब होगा बच्चों, जब उसको कोई ना कोई होस्ट मिलेगा, कोई लिविंग मिलेगा, तभी वो लिविंग की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। इसीलिए हम इसे वायरस को क्या कहते हैं कि वो एक ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब जिसके लिए ज़रूरी है, बंधन है, उसको ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर रहने वाला पैथोजन है। और वायरस बीमारियां ही करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको वो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैथोजन OIP का नाम मैं वायरस को कह सकती हूँ, ठीक है। वायरस के लिए अगर हम कहें तो OIP कह सकते हैं, ऑइप है वायरस। अब ये डिपेंड्स अपॉन द होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब आप कहेंगे मैडम आपने रिप्रोडक्शन तो बता दिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? तो बच्चों मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है जितनी भी जीवन यापन करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए जितने लाइफ प्रोसेस होते हैं ना, जो आप 10th में पढ़ के आए हैं, वो सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंडर आते हैं। मतलब किसी भी लिविंग को अपनी ज़िंदगी को कायम रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जितनी भी एक्टिविटी उसका शरीर करेगा, बॉडी करेगी, वो सब मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जिसमें हर तरह की रिएक्शन होगी, बनेगा भी, बिगड़ेगा भी, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वायरस की लाइफ साइकिल में बच्चों मेजर स्टेजेस, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे मैं इसके नोट्स गैलरी में इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी समरी में, लेकिन जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट करके आपको सारी यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले वायरस की लाइफ साइकिल में मेजर स्टेजेस क्या हैं? तो बच्चों लाइफ साइकिल देखो, मैं यहाँ कह रही हूँ कि वायरस को लिविंग होने के लिए एक लिविंग के अंदर रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ही उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी, मतलब उसका जन्म जब होगा वायरस का, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वायरस की लाइफ साइकिल में जो उसकी बर्थ होगा, वो बर्थ ही कब है? यानी कि जब वो लिविंग होगा। बाहर है तो वो नॉन लिविंग है ना, यानी कि जैसे ही वो अटैच करेगा अपने आप को किसी सूटेबल होस्ट से, उसका एक मनपसंद होस्ट मिल जाएगा जिस पे वो अटैचमेंट करेगा, तो वहीं से उसकी लाइफ साइकिल की स्टार्ट, जीवन की शुरुआत हो जाएगी। तो अटैचमेंट पहला है बच्चों स्टेप। सेकंड स्टेप है बच्चों जब वो अपने आप को होस्ट की सेल के साथ में बिल्कुल अच्छे से बांध लेता है, अटैच हो जाता है, बंध जाता है, तो वो फिर उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, मतलब पेनिट्रेशन, एंट्री लेता है। उसके बाद अनकोटिंग, फिर वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियोइड है उसको डबल करेगा, मतलब रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। फिर वो मैच्योरिटी की स्टेज पे आएगा, यंग छोटे छोटे वायरस पार्टिकल बनेंगे, वो मैच्योर होंगे, और फिर वो मैच्योर होके बाहर सेल से बाहर आ जाएंगे और वो दूसरी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अटैचमेंट से। अब वायरस हमेशा आप याद रखिएगा, कोई भी ऐसा नहीं है, मैंने लास्ट अपने वायरस के इंट्रोडक्शन वाले में भी बताया था कि वायरस, प्लांट वायरस अलग होते हैं, बैक्टीरिया वायरस अलग होते हैं, एनिमल वायरस अलग होते हैं। कोई प्लांट का वायरस एनिमल को अटैक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब बच्चों एक मेन चीज़ निकल के आई कि अटैचमेंट के लिए उसे अपना सूटेबल होस्ट को पहचानना बड़ा ज़रूरी है या नहीं है बताइए। तो इस ज़रूरी काम के लिए क्या होता है, वो अटैच उस पर कैसे चिपकता है, उसकी होस्ट की सेल पे वो पहचानता कैसे है। तो इसके लिए बच्चों जो वायरस की
कोट जो होती है, वायरल कोट है, जो वायरस की जो कोट है उस पे जो प्रोटीन है ना बच्चों, वो प्रोटीन होस्ट की सेल से अटैच होते हैं और होस्ट की सेल पे कुछ अटैचमेंट फैक्टर्स होते हैं। होस्ट सेल पे क्या मिलेंगे आपको? होस्ट सेल पे हमेशा मिलेंगे कुछ अटैचमेंट फैक्टर, जो कि वो जैसे ऐसे होता है ना बच्चों, मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट से आयरन ही अट्रैक्ट होता है ना, तो इसी तरह से हर एक अटैचमेंट फैक्टर एक पर्टिकुलर प्रोटीन को ही अटैच कर पाता है। तो प्लांट में जो अटैचमेंट फैक्टर हैं वो प्लांट वायरस पे, उनके लिए वायरस के कोट पे उनके लिए प्रोटीन होंगे। एनिमल पे जो अटैचमेंट फैक्टर है, एनिमल की सेल पे अगर उसका होस्ट है वायरस का, वो काबिल है कि वो उसको इन्फेक्शन कर जाए, उसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट करे, तो उस वायरस की कोट पे, आउटर सरफेस पे कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो एनिमल वायरस के अटैचमेंट फैक्टर को पहचानते होंगे। ठीक है, तो ये अटैचमेंट फैक्टर्स भी ज़्यादातर बच्चों अब क्या होते हैं, इनको हम रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं ना बच्चों, क्या कर रहे हैं, ये रिसीव कर रहे हैं ना वायरस को, तो इनको रिसेप्टर्स कह सकते हैं। और बच्चों ये रिसेप्टर्स ज़्यादातर ये लिपिड भी हो सकता है, एक आपका कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ज़्यादातर ये होते हैं जीपी, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। कैसे रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों? ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स हैं। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के बने हुए ये रिसेप्टर्स होते हैं होस्ट की सेल पे। ये इनको पहचानते हैं और पर्टिकुलर वायरस के कोट पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है अटैचमेंट के लिए, उनको पहचानते हैं। उसके अलावा बच्चों आप वायरस की जब वो पुरानी वाली आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया ही था कि वायरस को हमेशा अटैचमेंट के लिए उस पर क्या क्या साजो सामान रहता है, कितना वेल इक्विप्ड है। हमने देखा था ना बैक्टीरियोफाज में, उसमें टेल फाइबर्स हैं, पिन्स है, जैसे मैंने बताया था कि ऑल पिन्स की तरह से वो उसमें अटैक हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों जब आप 12th में आएंगे तो पढ़ेंगे कि जो HIV वायरस है उसमें कौन से रिसेप्टर्स हैं। तो HIV वायरस में बच्चों CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। HIV वायरस में कौन से रिसेप्टर्स हैं बच्चों? CD4 रिसेप्टर्स हैं। अच्छा, वायरस की को पहचानने के लिए सेल पे यहाँ देखिए ये रिसेप्टर है, यहाँ पे रिसेप्टर होगा इसीलिए ये यहाँ पे अटैच हो पाया है, ये पहला है। यहाँ पे मैंने ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो इन्फ्लुएंजा करता है उसकी लाइफ साइकिल को बताया हुआ है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये सबसे पहले अटैच हुआ अपने होस्ट से और उसकी टारगेट एपिथेलियल मतलब एपिथेलियल सेल। अच्छा, आपकी बॉडी में बच्चों एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर ये इन्फ्लुएंजा सेल आपको अटैक कर रही है एनिमल को, तो ये एपिथेलियल सेल पे ही अटैक करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका कि ये और किसी भी सेल पे अटैचमेंट, क्योंकि हमने बताया बात कहाँ आ रही है, सारी रिसेप्टर पे आके अटक रही। तो एपिथेलियल सेल पे ही इनके लिए रिसेप्टर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एपिथेलियल सेल की लाइनिंग पे एक ही रिसेप्टर है, वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मल्टीपल रिसेप्टर, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे और यही रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे कि वायरस अटैच कर पाता है। वायरस की कोट के प्रोटीन इनको पहचानते हैं और इनसे चिपक पाते हैं। अटैचमेंट होने के बाद जब वो वायरस ढंग से उस पर अटैच हो गया, उसने एस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को होस्ट की सेल पे, तो अब वो बच्चों क्या करेगा, वो अपना ये जेनेटिक, यहाँ रेड कलर से मैंने दिखाया हुआ है, ये जेनेटिक मटेरियल है और ये वायरस पूरा है। तो अब वायरस पूरा एंटर करेगा, एंट्री करेगा, पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट का मतलब घुसना उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर एंट्री करेगा। एंट्री करने के बच्चों दो तरीके हो सकते हैं, ज़्यादातर फाजिज में बच्चों क्या होता है, बैक्टीरियोफाज जो होते हैं ना, फाजिज में बच्चों जो एंट्री होती है वो पूरा वायरस का कोट और ये सब एंटर नहीं होता है। ये बाहर दिख रहे हैं ना वायरस, सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूक्लिक एसिड ही इंजेक्ट होता है। वो सिर्फ अपना क्या छोड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड। जैसे इंजेक्शन को सोचिए बच्चों की, इंजेक्शन में जब आप प्रेशर करते हैं तो सिर्फ जो लिक्विड भरा होता है इंजेक्शन का वही तो अंदर जाता है बॉडी के, नीडल वगैरह थोड़ी अंदर जाती है। तो आप नीडल को समझ सकते हैं, अगर मैं इंजेक्शन की सिरिंज से आपको समझाऊं तो नीडल को आप समझ सकते हैं कि होस्ट के अटैचमेंट के लिए वायरस पे जो टेल फाइबर्स वगैरह हैं, पिन्स हैं, वो टेल प्लेट है, वो हो गया आपका। और जो पूरा जो उसकी सिरिंज की जो बॉडी है, जो सिरिंज की बॉडी है, वो सिरिंज की बॉडी को आप मान सकते हैं कि वायरस का जो बाहर का जो कोट है कैप्सिड और कैप्सोमियर से बना हुआ वो है। और उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, जो मेन जो DNA है उसका,
या आरएनए, जो भी उसमें न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल है, वो अंदर मेन है, वो हो गया आपका, जो उसमें आप इंजेक्शन लगाने के लिए जो लिक्विड भरते हैं ना, जो इंजेक्ट करते हैं, वो लिक्विड हो गया। तो फाजिज में तो सिर्फ बच्चों जैसे इंजेक्शन में ऐसे करके सिर्फ लिक्विड ही अंदर जाता है आपके बॉडी के, इसी तरह फाजिज में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट किया जाएगा, इसीलिए हमने वर्ड इंजेक्ट को यूज़ किया है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है, कई सारे वायरसेस में बच्चों, वो इसकी मेम्ब्रेन, इसका जो वायरस का जो कोट है, वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि आपको पता है ना लिविंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, तो वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है, ऐसे करके ऐसे चिपक गई और वो उसको जगह दे देता है, वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो वो इसे कहते हैं आप एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब पूरा की पूरा उसने एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एंगल्फ कर लिया उसको, एंडोसाइटोसिस और फ्यूजिंग द मेम्ब्रेन। तो ये इन तरीकों से हो सकता है। अब एंट्री हो गई, पेनिट्रेशन हो गई, तो यहाँ पे देखिए ये वायरस सेकंड स्टेप में बच्चों, वायरस क्या कर गया है, इसमें एंटर कर गया है, सेल के अंदर आ गया है, जो भी उसकी टारगेट सेल है होस्ट की, अब उसके अंदर आ गया है। अब ये बिल्कुल भाई हट्टा कट्टा एक लिविंग की तरह हो जाएगा, अब इसको कुछ नहीं सूझेगा, अब तो ये पूरा हाईजैक कर लेगा इसके सिस्टम को। वायरस यही करता है, इसीलिए तो पैथोजेंस है वायरस, वो आपके सिस्टम को, जो आपका जेनेटिक सिस्टम है उसको हाईजैक कर लेता है, आपकी जेनेटिक सिस्टम को इतना हिप्नोटाइज कर देगा न्यूक्लियस को, जिस सेल में जाएगा कि वो न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल उसके लिए काम करने लग जाएगा, अपने लिए तो करेगा बट वो उसका सबसे पहले लॉर्ड हो जाएगा। तो अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप होता है अनकोटिंग। यहाँ पे देखिए अनकोटिंग का मतलब है कि जो उसका न्यूक्लियोइड है ना, जो उसका न्यूक्लियोइड है बच्चों, वो न्यूक्लियोइड इज इंजेक्टेड। यहाँ भी हम बच्चों इंजेक्टेड वर्ड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो इसने भी यहाँ से सिर्फ अपना न्यूक्लियोइड ही निकाला है, बाकी का सारा ये सेल के अंदर पहुँच भी गया है, तो ये इसका कोई काम नहीं है, ये डिज़ोल्व हो जाएगा, ये डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ये घुल मिल जाएगा और ये पूरा एक डेब्रिस की तरह अब ये इसको सेल जो है वो एनगल्फ कर लेगी। तो न्यूक्लियोइड इज इंजेक्टेड इनटू होस्ट सेल। हो गया बच्चों, यहाँ तक का होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है बच्चों, ये जो न्यूक्लियोइड है ये क्या करेगा, ये होस्ट सेल का ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका डीएनए या आरएनए जो भी है, होस्ट सेल के अंदर डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे। अब ये अपना न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर भेज देगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि वायरल डीएनए एंटर्स द न्यूक्लियस वेयर इट इज रेप्लिकेटेड बाय आरएनए। अब रेप्लिकेशन के लिए तो बच्चों आप 12th में पढ़ोगे रेप्लिकेशन, तो उसके लिए पॉलीमरेजेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वायरस के पास, खुद के पास वो पॉलीमराइजेशन करने वाला एंजाइम होता है, तो वायरल आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू वो अंदर जाके रेप्लिकेट करवाएगा उसको। तो रेप्लिकेशन में बच्चों अब होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, ये आपको सभी जगह जो लोग लाइफ साइकिल बताएंगे, आप जितनी भी देखेंगे ज़्यादातर आपको यहाँ से चालू करते हैं वो लोग। अब रेप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, या तो वो रेप्लिकेशन में अपने आप को जो वायरस, ये सपोज वायरस का डीएनए ये होस्ट का बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने रेड कलर का वायरस से बनाया हुआ है, तो सपोज ये होस्ट का है और ये वायरस का है, ठीक है। अब होस्ट का डीएनए तो डेफिनेटली ना न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला है, ये तो अनकोटिंग होके बाहर आ गया। अब ये क्या करता है, किन्हीं किन्हीं केस में बच्चों दो तरह से बिहेव कर सकता है, या तो ये अब क्या करेगा, या तो ये इसके अंदर जाएगा और इसके डीएनए से अटैच हो जाएगा और इसके डीएनए को ये क्या कर देगा, इसके डीएनए को ये तोड़ देगा, ठीक है बच्चों। इसके डीएनए को क्या करने वाला है, ये इसके डीएनए को डिसइंटीग्रेट कर देगा और अपने डीएनए से इसके डीएनए के थ्रू काम करवाएगा, सारे रिसोर्सेज ये यहाँ के सेल के यूटिलाइज करेगा। कुछ ऐसे समझिए जैसे कि आपके घर कोई मेहमान आ जाए, अपना कुछ ना लेके आए, सिर्फ एक मेन एसेंशियल चीज़ें ले आए और बाकी सारे आपके घर की चीज़ें यूज़ करके और अपने प्रोग्रेस करे, बिल्कुल इसी तरह का मेहमान है ये, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, अब ये सेल अब अपने लिए काम ना करके इसके लिए काम करेगी, इसके मैटर बनाएगी, इसके प्रोटीन बनाएगी, कैप्सिड के, इसके जेनेटिक मटेरियल बनाएगी, और फिर ये असेंबल उसके अंदर ही, सेल के अंदर ही फिर ये बहुत सारे नए नए वायरस के पार्टिकल बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जब बहुत सारे नए नए वायरस के पार्टिकल बन जाएंगे तो सेल बियर नहीं कर पाएगी, और ये सब सेल से, सेल की मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह की साइकिल को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। लिटिक, लिसिस हो रहा है, लिसिस का मतलब स्प्लिट हो रही है, जो सेल मेम्ब्रेन है और जो सेल है वो किल हो रही है। तो जब सेल किल होगी तो लिसिस होगा, और इसमें से बहुत सारी मल्टीपल, बहुत सारे वायरल पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, और अब ये वायरल पार्टिकल रिलीज हो जाएंगे, और अब ये तैयार हैं दूसरी सेल को इन्फेक्ट करने। दूसरा बच्चों ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, दूसरा तरीका भी अपना सकता है। अब इसका मन नहीं है, बड़ा मनमौजी है, ऐसे समझिए, इसका मन नहीं है कि मुझे अभी की अभी जाके वायरस के अपने जनरेशन बनानी है, नए वायरस, बेबी वायरस बनाने हैं, नहीं बनाने हैं उसको। इसका मन आया और इसने बच्चों क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में जुड़वा दिया बच्चों, जोड़ दिया, और अब ये बैठा हुआ है आराम से, अब ये कुछ नहीं कर रहा। अब इसने इसके डीएनए को डिसइंटीग्रेट करके इससे अपना काम नहीं करवाया, इसका मन नहीं आया कि मुझे नए वायरस अभी नहीं बनाने हैं फिलहाल के लिए। तो अब इसने क्या किया बच्चों, अब ये क्या करेगा, जब सेल डिवाइड होगी ना, होस्ट की सेल, तो होस्ट की सेल डिवाइड हुई, तो होस्ट की सेल डिवाइड होगी तो 2 सेल बनेंगी, तो 2 न्यूक्लियस भी बनेंगे। जब होस्ट की सेल डिवाइड हुई, 2 सेल बनी, 2 न्यूक्लियस बने, तो ऑटोमेटिकली ये उसको अपना पार्ट समझेगी सेल, वायरस के डीएनए को, तो ये वायरस के डीएनए को भी डबल कर देगी, और इस तरह से वायरस का डीएनए फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। 2 सेल बनी, तो आप यहाँ देखो, 2 सेल से, 1 सेल से कैसे वायरस का डीएनए डबल होके 2 सेल में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? तो डबलिंग हो गई ना, और डबलिंग में किसने हेल्प की, बेचारी इस होस्ट की सेल ने, इसने हेल्प की इसकी डबलिंग में। तो ये साइकिल के, अब यहाँ पे सेल फटी नहीं, यहाँ पे सेल लिसिस नहीं हुआ, ये उसके अंदर ही प्रेजेंट है, और उसके अंदर प्रेजेंट है लेकिन अपने आप को बढ़ाता जा रहा है सेल के थ्रू, होस्ट सेल की सहायता से, मदद से वो उसको अपने आप को बढ़ाता जा रहा है। तो इस साइकिल को बच्चों हम इस तरह के उसको कहते हैं लाइसोजेनिक। तो या तो ये रेप्लिकेट, ये 2 तरीके से कर सकता है, एक तो रेप्लिकेट करे, हाथ ही अपने नए वायरस बना ले और वो बाहर आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसने आरएनए जीनोम बनाया और इसने प्रोटीन बनाया, और ये असेंबली हुई, असेंबल्ड हो गए। मैच्योरेशन का मतलब है अब ये असेंबली हुई। भाई सिर्फ वायरस में 2 ही तो चीज़ें हैं बच्चों, प्रोटीन और उसका जीनोम, जेनेटिक मटेरियल। ये असेंबल हुए, नए वायरस पार्टिकल बने, और ये नए वायरस पार्टिकल आप ये देखो सेल को तोड़ के, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकलते जा रहे हैं। ठीक है, तो वायरल मैसेंजर आरएनए यूज टू मेक वायरल प्रोटीन। तो वायरल प्रोटीन किससे बन रहा है, वायरस के पास, खुद के पास मैसेंजर आरएनए लेकर आया है। भाई देखो जेनेटिक मटेरियल तो भेजा ही है ना, इतने मिनिमम इंफॉर्मेशन वाले जीन्स तो उसमें है ही ना। तो ये आपकी लाइसोजेनी हो गई, और ये हो गई आपकी लाइटिक साइकिल। इन्फ्लुएंजा वायरस किसको ले रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस लाइटिक साइकिल को ले रहा है, यहाँ सेल को क्रॉस करके, और अब यहाँ पे न्यू वायरल पार्टिकल आर मेड, रिलीज इनटू एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसमें रिलीज हो जाएंगे। जो सेल मर जाएंगी बच्चों लिटिक साइकिल में, वो तो किल हो गई, तो डैमेज हो गया ना, होस्ट को, पैथोजन है ना, बीमारी करेगा, तो होस्ट की सेल किल होगी, होस्ट को डिजीज होगी, बीमार होगा, इन्फेक्शन होगा। जो सेल किल नहीं होंगी वो दोबारा से इसका साथ देती रहेंगी, इसके लिए काम करती रहेंगी, और इसके लिए अपने नए वायरस के पार्टिकल बनाती रहेंगी। तो ये ऐसा ही हो गया ना बच्चों, जैसे कि जब ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया तो वर्ल्ड वॉर में खुद गए, लेकिन वर्ल्ड वॉर में हमारी लड़े खुद नहीं, लड़ाने के लिए सोल्जर्स कौन से लेके गए, इंडियंस, तो लॉस इंडियंस का हुआ। तो यहाँ पे इसने हेल्प किसके लिए, सेल की, तो सेल का ही लॉस हो रहा है, होस्ट सेल का, इसीलिए ये पैथोजन है। अब बच्चों एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर जो बैक्टीरियोफाज वायरस है ना बच्चों,
जो बैक्टीरियोफाज है और यूकैरियोटिक वायरस, मतलब यूकैरियोटिक होस्ट सेल जिनकी हैं, उनके दोनों में सिमिलर रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता रिप्रोडक्शन और उसके ये सब तरीके में, लाइफ साइकिल में। इसीलिए मैंने बिल्कुल एक में ही आपको समराइज कर दिया है। जब वायरस यहाँ पे डेथ करेगा सेल की, तो इस तरह के वायरस को हम कहते हैं वायरुलेंट फेज। कौन सी फेज कहेंगे? वायरुलेंट। बहुत उग्र हो रखा है वो, वायरुलेंट फेज है। और जब वो होस्ट सेल के साथ ऐसे अटैच करके पड़ा है, होस्ट सेल को कोई नुकसान नहीं है और पता भी नहीं चल रहा है होस्ट को कि मुझे वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, वो दबा हुआ है अंदर, तो उसको कहेंगे बच्चों हम प्रोफाज स्टेज। कौन सी स्टेज कहेंगे? प्रोफेज। अब आप कहेंगे मैडम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज उसमें थी, ठीक है ना। तो बच्चों उसमें प्रोफेज की स्पेलिंग PHASE थी, यहाँ पे प्रोफाज है, PHAGE है, प्रोफाज, ठीक है। फाज अगर अपने आप को ऐसे अटैच कर ले तो प्रोफाज बना है। प्रोफाज इसलिए कि अभी तो फाज तो बने नहीं है, लेकिन इनमें कैपेबिलिटी है। और जब बच्चों लाइसोजेनी साइकिल में वो एंटर करके कई बार बहुत सालों तक पड़ा रहता है, और फिर जब उसका मन आता है ना कि अब मुझे नए वायरस बनाने हैं, तो बच्चों वो लाइसोजेनी से किसमें, लाइसोजेनी साइकिल के बाद वो किस में एंटर कर जाता है? लाइटिक साइकिल में। और लाइटिक साइकिल में एंटर करके नए वायरस बाहर आ जाते हैं और दूसरी सेल्स को भी इन्फेक्ट करने लग जाते हैं। देन उसके बाद मैच्योरेशन का मतलब यही है कि वायरस ने रेप्लिकेट कर लिया, अपने प्रोटीन बना लिया, ये बना लिया अपना। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होगा? जितने भी न्यूक्लिक एसिड बनाया है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है, खूब सारे बना के रख लिए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, जैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई बायो की, आपने डायग्राम एक तरफ खूब बना के रख लिया, एक तरफ आपने रिटन वर्क करके रख लिया। जब आपको प्रैक्टिकल फाइल असेंबल करने का वक्त आया, असेंबली की आपने, तो असेंबल करने में आपने क्या कर दिया? जो डायग्राम जिससे टॉपिक से रिलेटेड है, वो उसका डिस्क्रिप्शन उसके साथ लगा के आपने फाइल अटैच कर दी। तो सेम ऐसा ही है, न्यूक्लिक एसिड बहुत सारा बना के रख लिया, तो अब ये न्यूक्लिक एसिड जीनोम और अदर इसेंशियल प्रोटीन, जो ज़रूरी प्रोटीन है, अदर इसेंशियल प्रोटीन जो कि आपका कैप्सेट, कैप्सोमियर, ये सब बनाएंगे, वो सब बन चुका है आपका। वो सब पैकेज हो जाते हैं, पैकेज्ड विद इन कैप्सिड। आप पुरानी वाली वायरस की में जाके देखिएगा, मैंने वायरस की स्ट्रक्चर बनाई है, उसमें इंटरनल प्रोटीन लिखा हुआ है, डायग्राम में साफ लिखा हुआ है इंटरनल प्रोटीन, तो वो इन्हीं की बात कर रहा है। एंड अदर इसेंशियल प्रोटीन पैक्ड विद इन कैप्सिड। कैप्सिड भी यहीं पे ही बनेगा, होस्ट सेल बनाएगी, क्योंकि कैप्सिड भी प्रोटीन का ही बना हुआ है ना बच्चों। देन उसके बाद वायरस पार्टिकल क्या हो जाएंगे? वायरस पार्टिकल रिलीज। बहुत सारे छोटे छोटे बेबी वायरस बन गए ना, वायरस पार्टिकल्स रिलीज। रिलीज का मतलब कम्स आउट ऑफ सेल। या तो वो बडिंग से आ सकते हैं, बाय बडिंग, बडिंग का प्रोसेस आपको पता ही है, या फिर लिसिस के थ्रू। तो या तो किल करके आ जाए, उसकी सेल को तोड़ के बाहर आ जाए, लिटिक साइकिल फॉलो करके बाहर आ जाए, या फिर कैसे आए? सेल से एक छोटी सी बड बने और उसमें वायरस बढ़ जाए और वो बाहर निकल जाए, वो बड वहाँ से डिटैच हो जाए। तो या तो बड के जैसे भी आ सकते हैं। तो बच्चों देखो, हो गया ना, मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में कितना अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपसे होप करती हूँ कि आप यहाँ से इसको समझ लीजिए, और यहाँ से नोट्स गैलरी में आपके जब मैं डालूंगी तो आप वहाँ से अपने इसको समराइज़ करके पढ़ लीजिए। एक छोटा सा और बता देती हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा जानने का रहता है कि भाई कौन से वायरस तो लिटिक साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, कौन से, तो अगर आपके आ जाए तो मैं छोटी सी नॉलेज आपको बताती हूँ कि जितने भी आपके T-even फाजेज हैं, कौन से बच्चों, किन की बात कर रही हूँ मैं? T-even फाजेज। T-even, even का मतलब T2, T4, इतना तो पता होगा आपको जो आपने वायरस पढ़ा होगा। और फाजेस का मतलब जो बैक्टीरिया पेट, जितने भी T-even फाजेस है ना बच्चों, वो लिटिक साइकिल को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो वायरुलेंट वायरस है, उग्र वायरस है, जाते ही तोड़ देते हैं, वेट नहीं करते। ये जो है लाइसोजेनिक साइकिल को जो फॉलो करते हैं और उसके बाद या तो लिसिस से और बडिंग के थ्रू आ जाएं, बाहर आ जाएं, बाद में साल बाद, थोड़े टाइम पीरियड बाद। तो ये जो वायरसेस हैं, ये वायरस लैम्डाफाज इसकी कैटेगरी में आते हैं। कौन आते हैं बच्चों इसकी कैटेगरी में? लैम्डाफाज वायरस। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है तो आप दूसरे फ्रेंड्स को भी आप अपने शेयर कर सकते हैं।